बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। आज ही सबसे अहम मामला और इशू जो बार बार हमसे पूछा भी जाता है, और बल्कि पूरा पाकिस्तान, बल्कि चारों ऐवान, कौमी असम्बली हो, सेनेट हो या चारों सूबाई ऐवान हो, वो सब जो है वो मुंतज़िर हैं मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक मामले के हतमी फैसले के। क्योंकि जब तक ये मखसूस नशिस्तों का मामला हल नहीं होता, उस वक्त चाहे वो कौमी असम्बली हो, चाहे वो सेनेट हो, चाहे वो सूबाई असम्बलियाँ हों, वो नामुकम्मल हैं और नामुकम्मल रहेंगी। और ये सारा मामला बिल्कुल बकौल जो है वो मुल्ला फजल रहमान के भाई सीनेटर अताउर रहमान के सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज मंसूर अली शाह और उनके हमनवा जजेस का ये पूरा एक प्रॉब्लम उन्होंने किया है। और उन्होंने पूरे सूबाई असम्बली हूँ या कौमी असम्बलियाँ हूँ, उन सब को जो है उन्होंने अधूरा कर दिया है। उनका बिजनेस जो है वो मुकम्मल नहीं हो रहा। तो ये इल्ज़ाम तो इन जजेस को जाता ही जाता है, लेकिन अभी तक ये जो मामला हल नहीं हुआ, इसके भी जो सेहरा है वो सेहरा सही मंसूर अली शाह के सर सजता है। सिंपल सी बात है। और जब भी इलेक्शन कमीशन ने कोई ऐसी अटेम्प्ट करने की कोशिश की, या इलेक्शन कमीशन के यहाँ कोई ऐसा इजलास चलता था कि जिससे ये फील होता था कि वो जो है इसका हतमी फैसला कर देंगे, तो ऐन उसी लम्हे सही मंसूर अली शाह की जानिब से वजाहत आ जाती थी। अगरचे पार्लिमान ने अपने तौर पे काम मुकम्मल किया और कानून साजी कर दी, इलेक्शन तरमीमी एक्ट लेके आए, लेकिन उस पर भी सही मंसूर अली शाह ने 18 अक्टूबर को जो अपनी वजाहत जारी की चैम्बर से, उसमें उसने उस आइन साजी को भी उड़ा के रख दिया। और यहाँ तक कह दिया कि उस आइन साजी का यानी इलेक्शन तरमीमी एक्ट का जो है वो इतलाक मखसूस नशिस्तों पे नहीं होता, कि यानी माजी से इतलाक नहीं होता। ये सही मंसूर अली शाह की मंतक बड़ी अजीब है कि पार्लिमान के बनाए हुए कानून का 2 महीने या 3 महीने पहले की सिचुएशन पे इतलाक नहीं होता, लेकिन सही मंसूर अली शाह ने अपने फैसले को जो इतना रिवर्स किया कि प्री इलेक्शन, इलेक्शन से पहले जो मामला थे उस पर जाकर भी अपने फैसले का इतलाक कर दिया। तो यहां से आपको क्या समझ आती है? बहरहाल मामला जो है वो आपके सामने है। तो अभी इलेक्शन कमीशन भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा। ज़राए से ये खबर जरूर चली है कि इलेक्शन कमीशन कोई ना कोई फैसला करना चाह रहा है, और यहाँ पे भी यानी कि ये यहाँ तक कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी नरसानी दरखास्त वापस ले ले और फैसले पे इम्प्लीमेंट कर दे। लेकिन कुछ ये भी कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि वो जो है पार्लिमान के बनाए हुए कानून के मुताबिक अमल दरामद कर दे या फैसला कर ले। तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन के पास तो दो चीजें हैं कि आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना जाए या पार्लिमान का कानून माना जाए। वो तो इलेक्शन कमीशन ने ही फैसला करना है। अब हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर इन्होंने अपनी वजाहतें भी दे दी, तफसीली आर्डर जारी करना था वो भी कर चुके, इनका मामला खत्म हो चुका। अब आना है नजरसानी का मैटर। ठीक है, अब मामला ये है कि नजरसानी का मामला है, और नजरसानी के लिए मैं आपको बताऊं कि दो चीजें यहाँ पे हैं। एक साइड पे तो ये रेगुलर सुप्रीम कोर्ट है जिसमें मंसूर, मुनीब और ये सब लोग हैं, और दूसरी साइड पे जो है वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी बन चुका है। ठीक है, अब बहुत ज्यादातर राय यही आ रही है कि ये जो मामला है मखसूस नशिस्तों का, ये अल्टीमेटली लामहाला जाएगा जी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाने के लिए जो चीजें बयान की जा रही हैं वो बड़ी लॉजिकल है, और उसमें यह कहा जाता है कि चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में इस वजह से ये मैटर जाएगा कि चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। अच्छा, अगरचे इसको देखें, ये मामला आया था 185 के तहत, और 26वीं तरमीम में लिखा हुआ है कि 184(3) के तहत ये इस टाइप के जो मैटर हैं वो जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को। अब ये मामला कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, इसका तयन अगर हम देखें तो बज़ाहिर तो 185 में आ रहा है, बज़ाहिर इसका स्कोप वहां पे नजर नहीं आ रहा। लेकिन मैं आपको बताता हूं इसका स्कोप क्यों कर बन रहा है। इसका स्कोप इस वजह से बन रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, वो ये है कि अगर आपको याद हो कि पहले इस पर 3 रुकनी बेंच था, मंसूर अली शाह और अख्तर मिनल्ला, और जिन्होंने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया, जून की बात है। तो उस पर इन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि चूंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सवालात हैं, आईनी सवालात उठाए गए हैं, तो इस वजह से अब ये टोटल प्योर मामला है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये खुद मंसूर अली शाह का 3 रुकनी बेंच वाला आर्डर मौजूद है कि इसलिए इस पर हमें जो है वो लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बेंच बिठाना है। मामला भेज दिया गया कमेटी में कि कमेटी इस पर डिसाइड करे, फुल कोर्ट बेंच बैठे। समझ गए हैं अब? यानी कि
सही मंसूर अली शाह का अपना फैसला मौजूद है तहरीरी शक्ल के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा है, जिसमें ये स्टे ऑर्डर जारी किया था ना, वो ये कहते हैं कि ये मामला है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, और जब कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है उसको जो है वो उसके लिए लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। तो अब बात हम यहां से पकड़ते हैं कि अगर ये मामला कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है खुद बकौल सही मंसूर अली शाह के, तो फिर ये मामला अब नजरसानी में कहां जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को ही जाएगा ना। ये चीज तो अब तय हो गई। ठीक, अब आते हैं केस पे। मुझे आप ये बताएं कि इस केस के अंदर सारे मैटर ही कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। ये जो सही मंसूर अली शाह ने, अच्छा मामला गर्चे 185 का था, लेकिन दरखास्त गुजार कह रहे थे कि इसको 184(3) के स्कोप में देखा जाए। उनका यह था कि बुनियादी इंसानी हकूक वो जो है वो मुअत्तल हुए हैं, वोटर के हकूक से जुड़ा हुआ यह मामला है, 184(3) में आता है। 185(4)(3) के मैटर तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाते हैं। एक ठीक, अब दूसरा मैं आपको बताता हूं, सही मंसूर अली शाह ने इस मामले पे लगाया 187। अब 187 टोटल कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 187 ये कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है ना, वो इसने लगाया और कहते हैं कि जी मैं कंप्लीट जस्टिस कर रहा हूं। अब कहने वाले ये कहते हैं, इवन चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी इस पे राय ये देते हैं कि इस मामले पे 187 इस्तेमाल नहीं हो सकता था। 187 जो है वो ताकत है, ताकत पावर है, इख्तियार नहीं है। और लेकिन सही मंसूर अली शाह ने उसका गलत इस्तेमाल किया, उस ताकत को बतौर इख्तियार इस्तेमाल किया। यानी एक आर्टिकल का गलत इस्तेमाल अगर इस मामले पे होता है तो भी मामला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पर उसको सॉल्व करेगा। समझ गए हैं? 187 का इस्तेमाल हुआ तो मामला क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो गया। तो अब इस सारे कंटेक्स्ट को अब आप मिल मिला के पढ़े, इकट्ठा करें, तो ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला है ये जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को। डन? समझ गए? अब हम आते हैं इस मामले पे आके, ये एक आर्ग्यूमेंट बिल्ड किया जा रहा है कि जी वो था 13 रुकनी बेंच, ठीक है, 13 रुकनी बेंच था और अब ये बना है मैक्सिमम 7 रुकनी बेंच। तो ये 7 रुकनी बेंच होगा या 5 रुकनी बेंच होगा कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, तो वो अपने लार्जर बेंच के मामले को कैसे देख सकता है? ये आर्ग्यूमेंट कहीं ना कहीं अपीलिंग जरूर है, लेकिन अब हम इस पे आते हैं कि भाई वो आम कोर्ट थी। अब आप 26वीं तरमीम के तहत देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का अलग कंसेप्ट आ गया और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की पावर ज्यादा हो गई है और उनको होली सोली कंप्लीट जो इख्तियार दिया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का, कॉन्स्टिट्यूशन को तशरीह करने का दिया गया है। उन जजेस को इख्तियार नहीं था तो अब वो इख्तियार ले लिया गया। ठीक, अब जब उनके पास इख्तियार नहीं है तो वो 13 थे, 8 थे, 5 थे, 7 थे, 3 थे, अब वो मैटर नहीं करता। अब नए तकाजों के मुताबिक, नए कानून के मुताबिक अब ये मामला जो है वो आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो इस पर समाअत करेगा और फिर वो फैसला देगा। एक तो ये पूरा मैंने आपको केस समझा दिया। अब एक और गुंजाइश कर लेते हैं, चलो भाई कमेटी में कुछ ना कुछ, अब वो कहते हैं कमेटी फैसला करेगी। अब कमेटियां बन गई हैं दो, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर की कमेटी होगी, वो उसकी सरबराही अमीनुद्दीन खान, जमाल खान करेंगे और मोहम्मद अली मजहर होंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे कमेटी होगी। दूसरी कमेटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की है, जिसमें मंसूर अली शाह, अमीनुद्दीन खान और सही चीफ जस्टिस साहब खुद होंगे। अब इन दोनों कमेटियों में किसने फैसला करना है कि बहरहाल अब मैं आ जाता हूं कि चलो सपोज कर लेते हैं कि ये मामला जी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, हम यूथिया आर्ग्यूमेंट को लम्बे भर को तस्लीम कर लें। फिर हम जाते हैं कि अगर ये नहीं भी है तो भी ये मामला, ये फैसला मुझे सस्टेन करता नजर नहीं आ रहा।
अब वो वजह क्या है? वो वजह मैं आपको बताता हूं कि वो जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट है, जिसके जरिए पार्लिमान ने मखसूस नशिस्तों के 8 जजेस के फैसले को उठा के बाहर फेंक दिया, गैर मुअस्सर कर दिया, गैर फाल कर दिया, नाकाबिल अमल करार दे दिया। यूं तो सुप्रीम कोर्ट के भी जजेस ने कहा हुआ है। तो बहरहाल अब वो एक्ट आ गया, पार्लिमान ने पास कर लिया। अब वो एक्ट भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है। वो एक्ट तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, 184(3) के तहत चैलेंज किया गया है। वो ऑटोमेटिकली जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल को बेंच को। अब वो जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जाएगा तो फैसले में ये जो वजाहत आई जिसका कोई वजूद नहीं है, कानूनी वजूद नहीं है, वैसे तो वजूद है, सही मंसूर अली शाह ने लिख दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल उसका या उसको वो बैकिंग नहीं है, ठीक है, कोई जवाज नहीं है, कानूनी वुकत नहीं है। तो उसके अंदर सही मंसूर अली शाह लिखते हैं कि इसका इतलाक, एक्ट का इतलाक माजी से नहीं हो सकता, जबकि वो इतलाक उस पर मंसूर अली शाह ने समाअत ही नहीं की, वो मामला समाअत की लगा ही नहीं। एक कानून चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, उसकी समाअत नहीं हुई, तो एक जज विदाउट समाअत अपने चैम्बर में बैठ के उस पर कैसे रायजनी कर सकता है? तो बहरहाल जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में आएगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अगर ये कह देगा कि इस मामले पर जो है मैटर, ये जो मैटर है या इलेक्शन तरमीमी एक्ट है, इसका माजी से इतलाक हो सकता है, तो फिर ये फैसला खुद ब खुद चाहे नरसानी में कुछ भी हो गैर मौसर हो जाएगा। चाहे नरसानी मंसूर और मुनीब के पास भी लगा दे और उन 8 जजेस ही बैठ के जो है फैसले को सस्टेन कर दे, तो भी फैसला कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अगर ये कह देगी कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट पर फैसला मतलब है ज्यादा मुकदम है और उसका इतलाक माजी से होता है, तो फैसला बेवकत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर इलेक्शन कमीशन आजाद हो जाएगा। पर ये वो सिनेरियो है, मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ, ये चीजें अब डेवलप हो रही हैं। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में कैसा होता है। लेकिन इस मामले पे बहुत सारे लोगों की, कुछ बेचारे जिन्होंने हलफ भी लिया हुआ है, जिनके नोटिफिकेशन भी हो गए थे, वो बेचारे अब जो है वो सरसीमगी का शिकार हैं कि हम वापस ऐवान में जाते हैं या नहीं जाते, और ऐवान वाले भी इस सरसीमगी का हैं कि हमारा कब ऐवान मुकम्मल होगा। तो बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या इमर्ज होती है। उस वक्त तक जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।